आप सभी का स्वागत है इस लेक्चर में। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि हम कवर कर रहे हैं की नेशनल इंस्टीट्यूशंस को, और लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को। ओके, सो बेसिकली इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट की नेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ में। मुझे उम्मीद है कि आपने प्रीवियस वन को अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा इससे पहले कि आप इस लेक्चर के लिए आए, क्योंकि कुछ समटाइम्स ये जो की नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, और अगर आपको पहले वाले के बारे में ही नहीं पता होगा तो आप इस वाले को भी नहीं समझ पाएंगे। ऑलराइट, तो इसीलिए इन डिटेल्स को रिवाइज करते रहना बहुत जरूरी है। इस नोट के साथ आइए शुरू करते हैं। टुडे वी हैव कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस, CACP। ओके, तो हम सेम रूल फॉलो करेंगे। फर्स्ट, फुल फॉर्म। ओके, सेकंड, एस्टेब्लिशमेंट ईयर। एस्टेब्लिशमेंट ईयर। थर्ड है पेरेंट मिनिस्ट्री। ओके, तो आइए पहले से शुरुआत करते हैं, जो है फुल फॉर्म। CACP का मतलब होता है बेसिकली कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ओके, सेकंड है हमारा ईयर। तो बेसिकली ये स्टैब्लिश हुआ था 1965 में। ओके, थर्ड है हमारा पेरेंट मिनिस्ट्री। जो कि आपका था आपका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर। ओके, तो ये थी कुछ की पॉइंट्स जो कि हमें यहाँ पे कवर करने थे इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले। जैसे कि फुल फॉर्म हो गया, तो इसका मतलब होता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। सेकंड हो गया एस्टेब्लिशमेंट ईयर, तो बेसिकली एस्टेब्लिश हुआ था 1965 में। थर्ड है हमारी पेरेंट मिनिस्ट्री, जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चरल एंड फार्मर्स वेलफेयर। ओके, सेम चीज़ है, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये है स्टैट्यूटरी बॉडी इंडिया में, यानी इसका मतलब हुआ कि इसके पास अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस है। ओके, ये स्टैब्लिश हुआ था जनवरी 1965 में अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। ऑलराइट, अब प्राइमरी फंक्शन क्या है CACP का? ओके, प्राइमरी फंक्शन जो है CACP का वो है रिकमेंड करना मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस को, MSP को, वेरियस एग्रीकल्चर कमोडिटीज के लिए, टू एंश्योर किया जा सके रेनोमिनेटिव प्राइसेस को फार्मर्स को और प्रमोट करने के लिए एग्रीकल्चर ग्रोथ को। हमने एक चीज यहाँ पे देखी जो है आपके MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसका मतलब क्या हुआ? आपने इसको देखा होगा MSP को, MRP को, तो इनसे आप क्या समझते हैं? बेसिकली ये मेन क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे MRP से, तब मैं आपको बताऊंगा MSP के बारे में। तो बेसिकली MRP का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ओके, और इसका मतलब क्या हुआ? इसको समझने के लिए हमें फर्स्ट समझना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को, कि ये है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। प्रोड्यूसर से शुरू होगा, फिर आएंगे एजेंट, फिर आएंगे होलसेलर्स। ये होलसेलर नहीं है एग्जैक्टली, ये आएगा डिस्ट्रीब्यूटर।
और फिर आएंगे आपके होलसेलर्स, फिर आएंगे आपके रिटेलर्स, और फिर आएंगे आपके कंज्यूमर्स। ओके, तो ये था मार्केट चेन बेसिकली। जैसे कि अगर कोई भी चीज प्रोड्यूस हो रही है प्रोड्यूसर के द्वारा, कंज्यूमर के पास पहुंचने से पहले ये इतने सारे चैनल से या स्टेक होल्डर से होकर निकलते हैं। जैसे कि एजेंट हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, होलसेलर हो गया, रिटेलर हो गया, और फिर आएगा कंज्यूमर। ओके, तो अगर आप कुछ भी खरीदने जा रहे हैं तो आपने ज़रूर देखा होगा कि वहाँ पे एमआरपी लिखी होती है, जैसे कि 10 रुपये, 20 रुपये। ऑलराइट, तो जो एमआरपी है बेसिकली वो होती है रिटेल प्राइस, या फिर आप कह सकते हैं ये होता है सेलिंग प्राइस। अगर एमआरपी 10 है तो इसको हम 20 पे नहीं बेच सकते, या फिर 15-11 इस पे नहीं बेच सकते। यानी इसका मतलब हुआ कि किसी को भी परमिशन नहीं है किसी को भी बेचने से पहले कि वो एमआरपी के ऊपर बेचे। इसी वजह से अंडर दी एमआरपी यहाँ पे एक चीज लिखी होती है, वो होता है इंक्लूसिव टैक्सेस। ओके, अगर आपने कुछ ऑब्जेक्ट्स को अपने आसपास देखा हो, जैसे कि टेलीफोन हो गया, टीवी हो गया, या फिर कोई और हो गया, तो आप देख सकते हैं उनके जो कर्टेन्स होते हैं उस पर लिखा होता है एमआरपी। तो वहां पे अगर आप देखोगे तो ऐसा कुछ लिखा होगा नीचे कि इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि एमआरपी जो है वो डिसाइड होता है सभी टैक्सेस को इंक्लूड करने के बाद, और किसी को भी परमिशन नहीं है एमआरपी से ऊपर बेचने के लिए। ओके, जैसा कि आप कह सकते हैं कि जो टैक्सेस प्रोड्यूसर ने दिए, एजेंट ने दिए, डिस्ट्रीब्यूटर ने दिए, होलसेलर ने दिया, रिटेलर ने दिया, ये सभी टैक्सेस जो हैं ये सभी उस प्रोडक्ट के प्राइस में ऐड हो गए उससे पहले ये प्रोडक्ट सेलर को, सॉरी, कंज्यूमर को बेचा गया। तो जो सम अप होता है प्राइसेस का, बेसिकली इसको हम कंसिडर करते हैं एमआरपी के तौर पे। ओके, तो इसीलिए आपने देखा होगा कि दो तरह के प्राइसेस होते हैं, जैसे कि होलसेल प्राइस हो गया आपका, और फिर आते हैं आपके रिटेलिंग प्राइस। ऑलराइट, और अगर आपने सेल्स में कहीं भी शॉपिंग किया हो, या आपने कहीं भी मॉल्स वगैरह में आप गए होंगे, संडे मार्केट्स वगैरह में, तो ये क्लेम करते हैं कि ये प्रोडक्ट्स को होलसेल प्राइस पे बेच रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप चेन को देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो होलसेलर है वो रिटेलर से पहले आता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 10 रुपये हर एक पॉइंट पे ऐड होते जा रहे हैं टैक्सेस के तौर पे, यानी 10, 10, 10, 10, 10, तो टोटल जो प्राइस हो गया वो हो गया 50 टैक्सेस के तौर पे। ओके, ऑन द एमआरपी। ओके, ये होता है रिटेलिंग प्राइस। लेकिन अगर आप होलसेलर को देखेंगे और अगर आप आइटम को डायरेक्टली होलसेल से खरीद लेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ 10, 10 और 10, यानी सिर्फ 40 रुपीज ही पे करने हैं। ओके, तो ये होता है मेन डिफरेंस, क्योंकि आप बाईपास कर रहे हैं एक पॉइंट को चैनल में से, टैक्सेस में से। तो इस तरीके से जो होलसेल है उसमें आपको कम प्राइस पे चीजें मिल जाती। ओके, तो ये है मेन चीज जो मैंने आपके साथ शेयर की। ओके, तो ये है कॉन्सेप्ट एमआरपी का। ऑलराइट, अब एमएसपी क्या होता है? बेसिकली एमएसपी जो होता है उसका मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी। ऑलराइट, तो एमएसपी का क्या मतलब हुआ कि कब इसको इंट्रोड्यूस किया गया, क्या इसकी जरूरत थी, ये मेन क्वेश्चन है। तो बेसिकली एमएसपी जो है वो स्टैब्लिश हुआ आपका, या इंट्रोड्यूस हुआ आपका 1965 के दौरान, और मोर प्रिसाइसली आप कह सकते हैं कि ये इंट्रोड्यूस हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन की फर्स्ट वेव के दौरान, जो कि आपकी थी 1966 से 1967 के बीच में। और सेकेंड वेव कब स्टार्ट हुई आपकी? सेकेंड वेव आपकी स्टार्ट हुई थी
1976 से 1977 के बीच में। ओके, तो ये थी आपकी ग्रीन रेवोल्यूशन एरा। ओके, तो अब कि किस तरीके से, तो मेरा क्वेश्चन है कि किस तरीके से जो एमएसपी है वो रिलेटेड होती है आपकी विद द ग्रीन रेवोल्यूशन से। कि कैसे पॉसिबल है। ओके, तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहेंगे तो हमें पहले कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा डिमांड और सप्लाई का फिर से, तभी हम समझ पाएंगे इस कॉन्सेप्ट को भी। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। जो डिमांड एंड सप्लाई जो रूल होता है वहां पे 3 रूल्स होते हैं बेसिकली आपके। पहला होता है कि जो डिमांड है वो ज्यादा है सप्लाई से। सेकंड होता है आपका जो डिमांड है वो इक्वल है सप्लाई के। और थर्ड है कि जो डिमांड है वो सप्लाई से कम है। ओके, तो अगर हम फर्स्ट केस के साथ जाएंगे, इसमें जो डिमांड है वो सप्लाई से ज़्यादा हाई है। यानी मान लीजिए कि अगर कमोडिटी की डिमांड है वो सिर्फ 100 यूनिट्स की है, ऑलराइट, जो सप्लाई है वो सिर्फ 80 यूनिट्स की है, तो यहाँ पे शॉर्टेज होगी 20 यूनिट्स की। तो क्या होगा कि जो प्राइसेस हैं वो बढ़ेंगे। ऑलराइट, तो ये होगा फर्स्ट केस। ऑलराइट, सेकंड केस है कि जब आपकी जो डिमांड है वो इक्वल होगी सप्लाई से। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे डिमांड है 100 यूनिट्स की और यहाँ पे सप्लाई भी होगी 100 यूनिट्स की। तो यहाँ पे होगा इक्विलिब्रियम प्राइस। ऑलराइट, और आप कह सकते हैं जो मार्केट कंडीशन है वो हो जाएंगे स्टेबल। ये होता है सेकंड केस। अब जो थर्ड केस है कि क्या जो डिमांड है वो लोअर देन है सप्लाई के। कि मान लीजिए यहाँ पे सिर्फ डिमांड थी 18 यूनिट्स की लेकिन सप्लाई हुई 100 यूनिट्स की। यानी क्या होगा कि जो प्राइसेस हैं वो कम हो जाएंगे। ऑलराइट, तो ये थे 3 सिनेरियोस। अब इन्हें कनेक्ट करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ में। तो अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया भी था कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन थी बेसिकली वो होती है किस चीज के लिए, फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, राइट। ऑलराइट, और बेसिकली यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई थी कुछ और चीजें, जैसे कि पैकेज प्रोग्राम हो गया आपका इन दी पैकेज प्रोग्राम। राइट, जो चीजें थी बेसिकली वो क्या थी, जैसे कि HYV हो गया आपका। ऑलराइट, इरिगेशन फैसिलिटीज हो गई आपके। ऑलराइट, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स हो गए आपके। ऑलराइट, स्टोरेज हो गया आपका। ऑलराइट, मार्केट स्ट्रक्चर हो गया आपका। ऑलराइट, और आप कह सकते हैं कि फाइनेंशियल सपोर्ट हो गया आपकी। तो ये वो चीजें हैं जो कि इंट्रोड्यूस की गई पैकेज प्रोग्राम के दौरान। ऑलराइट, और जो HYV है यहाँ पे उसका मतलब होता है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। तो कॉन्सेप्ट क्या था ग्रीन रेवोल्यूशन के बिहार, कि बेसिकली इंडिया जो था उसके पास था एग्रीकल्चर सुटेबल सॉइल।
ओके। लेकिन जो टाइम था 1965 का, और उससे आगे का जो टाइम था जब आपकी ग्रीन रेवोल्यूशन जो थी वो फर्स्ट वेव की इंट्रोड्यूस होती है, तो बेसिकली हम शॉर्टेज फेस कर रहे थे फूड ग्रेन्स में, और ये था मेन कंसर्न। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास पोटेंशियल तो था ग्रो करने का ज़्यादा चीज़ों को, ऑलराइट, लेकिन हम सफ़र कर रहे थे शॉर्टेज को। रीज़न क्या था? रीज़न था पुअर फैसिलिटीज टू द फार्मर सेक्टर। तो इस चीज़ को काउंटर करने के लिए हमने इंट्रोड्यूस किया पैकेज प्रोग्राम को। ओके। और कौन थे फादर ग्रीन रेवोल्यूशन के? MS स्वामीनाथन। ये फाउंडर थे आपके ग्रीन रेवोल्यूशन के, या फिर आप कह सकते हैं ये फादर थे ग्रीन रेवोल्यूशन के। ऑलराइट। अब जो ग्रीन रेवोल्यूशन थी बेसिकली वो सुटेबल थी दोनों के लिए, फॉर द फार्मर्स एंड फॉर द कंज्यूमर्स। अब सवाल है कैसे कि फार्मर्स के लिए कि ये लेके आए आपके हाई प्रोडक्शन लेवल। ओके। जैसे कि जो फार्मर्स थे वो ज़्यादा उगा सकते थे और ज़्यादा बेच सकते थे, ज़्यादा पैसा कमा सकते थे। कंज्यूमर्स के लिए बेसिकली इन्होंने सप्लाई को बढ़ा दिया और प्राइसेस को लो कर दिया, ताकि जो कंज्यूमर्स हैं उनके पास ज़्यादा चॉइसेस हो पाए और लो प्राइस पे वो परचेज कर पाए। लेकिन मार्केट के लिए ये अच्छा नहीं था इन टर्म्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई रूल, क्योंकि जो डिमांड थी उसके पास फैक्टर होता है पॉपुलेशन का। जैसे कि मान लीजिए कि अगर यहाँ पे 100 लोग हैं, ओके, लेकिन जो प्रोडक्शन है वो 200 लोगों के लिए, हाई वैरायटी सीड्स की वजह से या फिर बम्पर प्रोडक्शन की वजह से, ऑलराइट, जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान हुआ था, तो क्या होगा कि यहाँ पे सरप्लस होगा 100 यूनिट्स का। ओके। तो ये जो 100 यूनिट्स हैं ये कहाँ जाएंगे? जैसे कि जो फार्मर्स हैं जो कि इन 100 यूनिट्स को उगा चुके हैं, उनको इसमें पैसा लगाना पड़ा, एफर्ट्स लगाना पड़ा इन प्रोडक्शन में। लेकिन जो पीपल थे वो सिर्फ 100 लोग थे, ऑलराइट, जिसकी वजह से जो 100 यूनिट्स हैं वो यहाँ पे एक्सेस में है। तो अब क्या करें? तो जो गवर्नमेंट थी उसने इंट्रोड्यूस किया FCI को, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को, जिसके बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं। और यहाँ पे फिर आता है आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस। अब आइए मिनिमम सपोर्ट प्राइस को समझते हैं एग्जैक्ट फॉर्म में। मैंने एक पिक्चर आपके सामने बना दी ताकि आप समझ सकें MSP को। तो मान लीजिए यहाँ पे सिर्फ डिमांड थी 100 यूनिट्स की, सप्लाई थी 200 यूनिट्स की, और एक्सेस था यहाँ पे 100 यूनिट्स का। अब क्या होगा कि जो 100 यूनिट्स हैं बेसिकली ये प्राइसेस को कम कर देंगी, और आप कह सकते हैं सेलिंग प्राइसेस को। ऑलराइट। और इम्पैक्टेड कौन होगा इसके द्वारा? फार्मर्स, क्योंकि इन्होंने इन 100 यूनिट्स को प्रोड्यूस किया था, कैपिटल को इन्वेस्ट करने के बाद, लेबर को इन्वेस्ट करने के बाद, टाइम को इन्वेस्ट करने के बाद, एफर्ट्स को भी, और अब उनको कम प्राइसेस मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे डिमांड ही नहीं बचे। ऑलराइट। तो जो गवर्नमेंट है उसने इंट्रोड्यूस किया MSP को, जिसका मतलब क्या था कि जो CACP है वो सजेस्ट करेगा MSP को, यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। तो MSP जो है बेसिकली वो है मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस, जिसपे जो गवर्नमेंट है वो इन एक्सेस 100 यूनिट्स को खरीद लेगी, और ये जो 100 एक्सेस यूनिट्स हैं ये स्टोर किए जाएंगे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ओके। ऐसे बफर स्टॉक। तो जब भी यहाँ पे अनस्टेबिलिटी होगी या शॉर्टेज होगी मार्केट में फूड ग्रेन्स के लिए, तो जो FCI है वो सप्लाई करेगी फूड को इस बफर स्टॉक से। ओके। और बेसिकली एक चीज को याद रखिएगा कि जो CACP होता है वो रिकमेंड करता है दी MSP को। ऑलराइट। CACP रिकमेंड करता है MSP को, और अगर वो MSP को रिकमेंड कर रहे हैं तो बेसिकली वो किसी को रिकमेंड जरूर कर रहे होंगे। ऑलराइट। तो
जो बॉडी है जिसको CACP रिकमेंड करती है एमएसपी, वो है आपके कैबिनेट कमेटी। ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। इन शॉर्ट known as CCEA। ऑलराइट, तो ये था आपका एमएसपी के रिगार्डिंग और मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस के बारे में। ऑलराइट, मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग होगी होगी एमएसएमई की, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान जो एक्सेस सप्लाई थी मार्केट में वो प्राइसेस को कम कर रही थी, और इस इश्यू को काउंटर करने के लिए CACP ने बेसिकली मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस को रिकमेंड करना स्टार्ट किया गवर्नमेंट को, या फिर एग्जैक्टली आप बोले FCI को। ऑलराइट, और इस पे जो FCI था वो सामान को खरीद रहा था मार्केट से और बफर स्टॉक्स में सेव कर रहा था। और जब भी यहाँ पे एडवर्स कंडीशन आएंगी या शॉर्टेज आएगी, स्कार्सिटी आएगी फूड ग्रेन्स की, जो FCI है वो उस फूड्स को सप्लाई करेगा मार्केट में बफर स्टॉक में से। ऑलराइट, और जो प्लेस है जहाँ पे CACP जो है, या फिर आप कह सकते हैं बेसिकली वो बॉडी जिस पे CACP रिकमेंड करता है MSCP को बेसिकली वो होता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। तो इन डिटेल्स को याद रखिएगा। फिर आगे चलते हैं। MSP रिकमेंडेशंस की अगर हम बात करें तो CACP जो है रिस्पॉन्सिबल होता है रिकमेंडिंग MSP को 20 एग्रीकल्चर कमोडिटीज पे, जो कि होते हैं आपके मेजर क्रॉप्स, जैसे कि वीट हो गया, राइस हो गया, पल्सेस हो गया, ऑल सीड हो गया, कॉटन हो गया। ऑलराइट, तो अगर कोई भी फार्मर जो है जो कि प्रोड्यूस कर रहा है वीट को, राइस को, पल्सेस को, ऑयल सीड्स को या कॉटन को, और बाकी 20 एग्रीकल्चर कमोडिटीज को जो कि मेंशन्ड है अंडर द CACP, तो बेसिकली वो एबल होगा गवर्नमेंट को प्रोडक्ट्स बेचने पे MSP पे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे। ओके, ये जो MSPs हैं इनको अनाउंस करती है गवर्नमेंट बिफोर द सोइंग सीजन, ताकि प्राइस सिक्योरिटी जो है फार्मर्स को दी जा सके और उनको एनकरेज किया सके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। ओके, तो बिफोर सोइंग सीजन का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए अगर ये फार्मर है वो प्लानिंग कर रहा है किसी भी मेंशन क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे मान लीजिए कि हमने वीट को एग्जांपल के तौर पे ले लिया, तो जो फार्मर है बेसिकली ये प्रिपेयर कर रहा होगा वीट को बोने के लिए, गेहूं को बोने के लिए। तो इनको इनसिक्योरिटी हो सकती है कि कितनी प्रोड्यूस करूं, कि क्या मार्केट कंडीशन होगी, और जो ऑब्वियसली जो फार्मर है वो ज़्यादा कैपेबल नहीं होगा मार्केट को समझने में खुद से, क्योंकि इनके पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है, इतनी वर्कफोर्स नहीं है। नॉलेज की आप बात कह सकते हैं यहाँ पे, टाइम को आप बोल सकते हैं, और एफर्ट्स भी आप बोल सकते हैं। ऑलराइट, तो इसी वजह से इनको एंश्योर करने के लिए प्रोडक्शन लेवल के रिगार्डिंग जो गवर्नमेंट है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया MSPs को बिफोर द सीजन, ताकि उनको पता चल सके कि वो इतने इतने प्राइस पे गवर्नमेंट को गुड्स को बेच पाएंगे। ओके, ताकि वो प्रोडक्शन को प्लान कर पाए। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट है वो इंट्रोड्यूस करती है MSP को बिफोर द सोइंग सीजन, ताकि जो फार्मर है जो प्रोड्यूस कर रहा है MSP को, उसके पास क्लियर कट आइडिया हो जाए प्राइसेस का कि क्या उसको मिलेगा जब वो गुड्स को FCI को बेचेगा। तो ऑलराइट, ताकि वो प्रोडक्शन को बढ़ा सके। ऑलराइट, इसके बाद है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एनालिसिस। कमीशन एसेस करता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को डिफरेंट क्रॉप्स के लिए, अकाउंट्स को अंडरस्टैंड करता है वेरियस फैक्टर्स के लिए, जैसे इनपुट कॉस्ट हो गया, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, लेबर्स, इरिगेशन एक्सेट्रा, लैंड रेंट हो गया, ये बाकी ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हो गए जो कि फार्मर्स इनकट करते हैं। ओके, तो बेसिकली अगर हम बात करें इसके बारे में पर्टिकुलरली, तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है बेसिकली उसका मतलब होता है टोटल कॉस्ट जो कि फार्मर्स को आई है। ऑलराइट, और क्योंकि हम जानते हैं कि लगभग जो 46% है इंडिया की वर्कफोर्स वो इंगेज है आपके एग्रीकल्चर में। ऑलराइट, तो बेसिकली पॉसिबल नहीं है हर एक फार्मर के पास जाने के लिए
और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता करने के लिए और रिवाइज करने के लिए प्रोडक्शन रिसीट्स को और बनाया जा सके एमएसपी को। तो क्या होता है बेसिकली, जो कमीशन है वो एक्सेस करता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बाय स्टडिंग द मार्केट। और आप कह सकते हैं कि फैक्टर्स, और ये फैक्टर्स क्या होते हैं? तो ये फैक्टर्स होते हैं बेसिकली आपके डिमांड एंड सप्लाई। ये होता है फर्स्ट फैक्टर। ओके, सेकंड फैक्टर है आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओके, थर्ड फैक्टर है आपका प्राइस इन डोमेस्टिक मार्केट। ऑल राइट, फोर्थ फैक्टर है आपका प्राइस इन इंटरनेशनल मार्केट। ओके, फिफ्थ फैक्टर है आपका इंटरक्रॉप पैरिटी। ओके, सिक्स्थ फैक्टर है एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर ट्रेड। नॉन एग्रीकल्चर ट्रेड। ऑल राइट, सेवंथ फैक्टर है आपका इम्प्लीकेशन ऑन कंज्यूमर्स। ओके, और लास्ट फैक्टर है आपका मिनिमम 50% ऑफ मार्जिन ओवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओके, तो ये हैं फैक्टर्स बेसिकली जो कि लिए जाते हैं कंसिडरेशन में बाय द सीएसीपी रिकमेंडेशन करने से पहले एमएसपी की। ऑलराइट, डिमांड एंड सप्लाई हो गया मार्केट में, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया, डोमेस्टिक मार्केट के प्राइस हो गए, इंटरनेशनल मार्केट के प्राइस हो गए, इंटरक्रॉप पैरिटी होगी, एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर ट्रेड हो गया, कंज्यूमर्स पे इम्प्लीकेशन होगी, और मिनिमम 50% ऑफ मार्जिन ओवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओके, तो ये वो फैक्टर्स हैं जो कि कंसिडरेशन में लिए जाते हैं। ऑलराइट, इसके पश्चात मार्केट प्राइस मॉनिटरिंग। सीएसएपी जो है वो क्लोजली मॉनिटर करता है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट प्राइसेस को एग्रीकल्चर क्वांटिटीज के रिकमेंड करने के लिए एमएसपीस को, जो कि फेयर हो फार्मर्स के लिए और कंज्यूमर्स दोनों के लिए। जैसे कि अगर डोमेस्टिक मार्केट में प्राइसेस है वो कम है, एमएसपी जो है वो हाई हो जाएगी ताकि जो फार्मर्स है उनको बेनिफिट हो सके। ऑलराइट, यदि जो प्राइसेस हैं वो ज़्यादा है तो जो एमएसपी है वो लो हो जाएगी ताकि जो कंज्यूमर्स हैं उनको बेनिफिट मिल सके। ऑलराइट, तो इस तरीके से चीज़ होती है। ऑलराइट, प्राइस पॉलिसी फॉर्मुलेशन की हम बात करें तो एनालिसिस के बेसिस पे कॉस्ट और ट्रेड के सीएसएपी फॉर्मुलेट करता है प्राइस पॉलिसी फॉर डिफरेंट क्रॉप्स और रिकमेंडेशन देता है गवर्नमेंट को। तो यदि हम बात करें टाइप्स ऑफ एमएसपी की या कॉस्ट की, बेसिकली सीएसएपी द्वारा जो बनाई जाती हैं तो बेसिकली 3 टाइप होते हैं। ऑलराइट, फर्स्ट है A2, सेकंड है A2F प्लस FL, थर्ड इज C2। ऑलराइट, तो ये हैं 3 टाइप्स। चलिए इनको एक के बाद एक डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है हमारा A2। ओके, A2 होता है बेसिकली आपका कॉस्ट जो कि डायरेक्टली नकड है बाय द फार्मर्स। ओके, प्रोडक्शन के दौरान। ऑलराइट, और ये होती है आपकी पेड इन कैश।
तो A2 जो है वो कॉस्ट है जो कि डायरेक्टली इनकर्ड बाय है फार्मर्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, बाकी चीज़ों पे जैसे लैंड हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गए, राइट, फर्टिलाइजर्स हो गए, ओके, इरिगेशन फैसिलिटीज हो गई और बाकी चीज़ें हो गई, ओके। तो जितनी भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है जो कि इनकर्ड है ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, ओके, अगर जो एक्सपेंसेस है वो इन सब में हुए तो वो सब कवर्ड हो जाएंगे A2 में, जैसे जो कॉस्ट है वो डायरेक्टली आई थी, ओके। सेकंड है हमारा A2 प्लस है, या फिर FLB कह सकते हैं इसको, ऑलराइट। तो बेसिकली ये होती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन incurred by the farmer during the प्रोडक्शन, और उसके एडिशन में टू दी प्रोडक्शन कॉस्ट, प्राइस जो कि नकद है और पेड है फैमिलीज में, लेबर में। तो जब हम बात करते हैं A2 प्लस FL की, तो क्योंकि जो A2 है वो यहाँ पे थी तो हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कंसिडर करेंगे, लेकिन अगर जो फार्मर है उसने इस्तेमाल किया है अपने खुद के ही फैमिली मेंबर्स को, तो ये कंसीडर होंगे अनपेड फैमिली मेंबर्स के तौर पे। इस उदाहरण के लिए कि मान लीजिए कि ये है आपका एग्रीकल्चरल फील्ड, ऑलराइट, और इस फील्ड को जरूरत है 10 लोगों की, तो ये है फार्मर और ये इस्तेमाल कर रहा है अपने ही फैमिली मेंबर्स को प्रोडक्शन के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। तो अगर ये जो ज़मीन है इसको 10 लोगों की ज़रूरत है प्रोडक्शन के लिए और फार्मर अपने ही मेंबर्स को इस्तेमाल कर रहा है, तो जो फैमिली मेंबर्स हैं ये होंगे अनपेड लेबर्स, क्योंकि ये हैं फैमिली मेंबर्स। लेकिन अगर जो फार्मर है वो लेबर्स को हायर कर रहा है आउटसाइड से, तो ये होंगे पेड लेबर्स, ओके। तो जनरली क्या होता है इंडिया में, जो फार्मर्स हैं बेसिकली वो अपने ही फैमिली मेंबर्स का इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्शन के लिए, ओके, ताकि जो कॉस्ट है जो कि नकद हुई है, अगर फार्मर ने पेड लेबर इस्तेमाल की होती तो वही जो कॉस्ट है उसको ही हम अज्यूम करते हैं कि वो अनपेड लेबर्स की भी होगी, यानी फैमिली मेंबर्स के लिए। जैसे मान लीजिए अगर फार्मर अपने ही फैमिली मेंबर्स को इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अगर वो इस्तेमाल करता पेड लेबर को, तो मान लेते हैं कि उसको 100 रुपये स्पेंड करने पड़ते हैं, लेकिन उसने अपने ही फैमिली मेंबर्स को इस्तेमाल कर लिया, तो इसकी वजह से जो ₹100 है वो उसको दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो कॉस्ट होती तब जब पेड लेबर हायर होती तो, ऑलराइट। और आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि बेसिकली मेहनताना होता है उनका जो फैमिली मेंबर्स इंक्लूडेड थे। थर्ड है हमारा C2, ऑलराइट। C2 जो है वो आपकी मोस्ट इलेबरेटेड कॉस्ट अजम्पशन है, और ये कॉस्ट है जो इनकट हो सकती है लैंड पे, लेबर पे, टाइम पे, एफर्ट्स पे, ओके। इसका मतलब हुआ कि मान लीजिए अगर फार्मर जो है वो अपने जमीन का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, ऑलराइट, लेबर का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, फैमिली मेंबर्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा है एग्रीकल्चर में,
ये टाइम और एफर्ट जो है वो इसमें वाले हो रहे हैं, इन सब की जगह अगर ये चीज़ें जो है, ये लैंड हो गया, लेबर हो गया, टाइम हो गया, एफर्ट्स हो गया, ये किसी और काम में इस्तेमाल होते तो कितना पैसा वो कमा सकते थे। तो ये जो चीज़ है ये आती है आपकी C2 में। और जब हम एमएसपी को रिकमेंड करते हैं तो A2 प्लस FL को प्लस C2 हम करते हैं। ऑल राइट, तो ये थे आपके 3 टाइप्स ऑफ एमएसपी। ऑल राइट, लास्ट में चलिए डिस्कशन करते हैं कंपोजिशन के बारे में CACP के। तो पहला होता है इनके पास चेयरपर्सन। ऑल राइट, सेकेंड होता है मेंबर सेक्रेटरी। ऑल राइट, थर्ड होता है इनके पास ऑफिशियल मेंबर। फोर्थ होता है इनके पास नॉन ऑफिशियल मेंबर। जो होता है 2 नंबर्स में। और यहाँ पे कंडीशन होती है कि ये जो लोग हैं ये बिलोंग करते हैं फार्मा बैकग्राउंड से। ऑल राइट, तो मान लीजिए कि अगर इनके पास चेयरपर्सन है, मेंबर सेक्रेटरी है, ऑफिशियल मेंबर है और 2 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं जो कि बिलोंग करते हैं फार्मर बैकग्राउंड से। ओके, सो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया है CACP को। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक और इम्पोर्टेंट की नेशनल इंस्टीट्यूशन को। तब तक के लिए सभी फैक्ट्स एंड फिगर्स को रिवाइज कीजिएगा जो यहाँ पे हमने डिस्कस किए हैं, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए रेडी रहेगा। इस नोट के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।